नैना साहनी के लापता होने के 3 दिन बाद मसूरी की हवा अचानक अजीब हो गई। जले हुए मांस की गंध मीठे मसालों के साथ मिलकर हवा के साथ बहती और रोहन साहनी की छोटी सी फैक्ट्री के सामने से गुजरने वाले किसी भी शख्स की नाक में चुभ जाती थी। उस रात एक कुत्ता पागलों की तरह भौंक रहा था, फिर अचानक खामोश हो गया, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसका गला घोंट दिया हो। फैक्ट्री के अंदर से ग्राइंडिंग मशीन के अपने आप चलने की आवाज आई, उसके बाद धातु के टकराने और एक औरत की दबी हुई चीख। अर्जुन खन्ना, उसका भाई, जो अभी अभी दिल्ली से पहुंचा था। वह कार से उतरा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और जब उसने फैक्ट्री की खिड़की की तरफ देखा, तो उसने अपनी बहन का पीला, भीगा हुआ चेहरा शीशे के पीछे चिपका हुआ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, भैया, बचाओ। फिर वह गायब हो गई और पीछे रह गई तो बस मसालेदार सूखे मटन की तेज गंध, जो और भी तेज होती जा रही थी, जैसे किसी इंसानी जिस्म को धीरे धीरे जलाया जा रहा हो। मसूरी में रात भारी लग रही थी, जैसे आसमान ने कुछ ऐसा रोक रखा हो जो गिरना नहीं चाहता। अर्जुन खन्ना अपनी पुरानी कार की ड्राइवर सीट पर बैठा, अपनी बहन नैना साहनी के बड़े से घर के सामने लगे ऊंचे, काले लोहे के गेट को घूर रहा था। लगभग 1 महीना हो गया था, वह नैना से संपर्क नहीं कर पा रहा था। फोन बंद था, मैसेज का कोई जवाब नहीं, यहाँ तक कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी हवा में गायब हो गया था। सिर्फ सीलन की गंध थी, जो मीठे मसालों, जैसे गुड़ और लहसुन, की खुशबू के साथ मिली हुई थी, जो न जाने क्यों अर्जुन का सीना भारी कर रही थी। उसने एक बार बेल दबाई, कोई जवाब नहीं। 2 बार, 3 बार। 100 सेकंड बीत जाने के बाद ही वह गेट चरमराते हुए थोड़ा सा खुला और रोहन साहनी की झलक दिखाई दी। नैना का पति और उस इलाके के सबसे बड़े सूखे मटन फैक्ट्री का मालिक। लेकिन वह आदमी, जो पहले हमेशा सलीकेदार और रौबदार दिखता था, अब अपनी परछाई जैसा लग रहा था। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, दाढ़ी बेतहाशा बड़ी हुई और चेहरे की चमड़ी पीली, जैसे कई दिनों से सूरज की रोशनी न पड़ी हो। रोहन, नैना कहाँ है? अर्जुन की आवाज बैठी हुई थी, बमुश्किल निकल रही थी। रोहन ने सिर्फ धीरे से सिर हिलाया, गेट को और चौड़ा खोला और बिना पीछे मुड़े अंदर चला गया। उसकी चाल धीमी थी, जैसे किसी की सारी ताकत खत्म हो गई हो या वह रास्ता भटक गया हो। अर्जुन ने खुद गेट बंद किया। उसके कदम भारी थे, वह पीछे पीछे अंदर आया। वह बड़ा घर बाहर से अब भी आलीशान लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, अंदर की हवा ठंडी हो गई। न संगीत की आवाज, न खाना पकने की खुशबू, सिर्फ सीलन और हल्की सी सड़न की गंध। बड़ा सा लिविंग रूम अब भी सलीके से लगा हुआ था। चमड़े के सोफे अब भी चमक रहे थे, लेकिन न जाने क्यों सब कुछ बेजान लग रहा था। रोहन सोफे पर बैठ गया, उसका चेहरा झुका हुआ था। अर्जुन उसके सामने खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। 5 सेकंड, 10 सेकंड। फिर अचानक रोहन ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। उसके कंधे कांपने लगे, उसके मुंह से दबी हुई सिसकियों की टूटी फूटी आवाज निकली। माफ करना, अर्जुन। मैं नैना का ख्याल नहीं रख सका। अर्जुन ने महसूस किया जैसे उसका खून पल भर के लिए जम गया हो। क्या मतलब है तुम्हारा, ख्याल नहीं रख सका? रोहन ने उसकी तरफ देखा। वे लाल आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। वो चली गई। उस रात उसने कहा कि वह आजाद जिंदगी जीना चाहती है। उसने कहा, मैं सिर्फ एक नाकामयाब आदमी हूँ,
बिस्तर में कमजोर, जिंदगी में कमजोर, उसने मुझे बस यूं ही छोड़ दिया। मैंने घुटनों पर बैठकर भीख मांगी। ये शब्द अर्जुन को चुभ गए। वह सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन, वह नर्म दिल लड़की जो कभी हर रात अपनी माँ से लिपटकर सोती थी, इतनी क्रूर बात कह सकती है। लेकिन रोहन इतना टूटा हुआ लग रहा था। उसका चेहरा वाकई किसी ऐसे इंसान जैसा था जिसने अपनी आधी रूह खो दी हो। 1 महीना हो गया, रोहन ने कांपती आवाज में कहना जारी रखा। मैं उससे मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। शायद वह किसी और आदमी के साथ है। मुझे नहीं पता, अर्जुन। मैं बस शांति चाहता हूं। रोहन की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने कमरे में चारों ओर देखा, फिर गलियारे के आखिर में बाथरूम जाने की इजाजत मांगी। ठंडे संगमरमर के फर्श पर उसके कदमों की गूंज उठी। जब वह मुख्य बेडरूम के दरवाजे के पास से गुजरा, तो उसने एक चीज पर ध्यान दिया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। न जाने किस ख्याल ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। अर्जुन ने दरवाजे को हल्का सा धकेला। उसने छोटी सी दरार से झांका और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। बिस्तर पर लंबे बालों वाली एक औरत का जिस्म बेजान पड़ा था। उसकी चमड़ी सफेद थी। उसकी आंखें खुली थी, छत को घूर रही थी। उसके होठों के कोने से एक काला तरल टपक रहा था। खून था या कुछ और? अर्जुन ने उस चेहरे को फौरन पहचान लिया। नैना साहनी। नैना, उसकी आवाज फट पड़ी। उसने दरवाजे को लात मारी, अंदर भागा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों ने धीमी रोशनी में खुद को ढाला, बिस्तर खाली था। वहां कोई नहीं था। तकिया साफ था, हवा ठंडी थी। सिर्फ चमेली के फूलों की हल्की खुशबू थी, जो अजीब तरह से मीठे मसालों के साथ मिली हुई थी। ऐसी गंध जो जले हुए मांस जैसी लग रही थी। अर्जुन सन्न खड़ा रह गया। पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। रोहन वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। क्या हुआ, अर्जुन? मैंने तुम्हें चीखते हुए सुना। अर्जुन घूमा, रोहन को खाली नजरों से देखा, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया। कुछ नहीं। शायद मैं थक गया हूं। रोहन ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा, फिर सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वह आदमी मुड़ा, अर्जुन ने साफ देखा, उसकी सफेद कमीज की पीठ पर एक भूरालाल धब्बा था, जैसे सॉस के छींटे हों। या शायद सूखा हुआ खून। उस रात अर्जुन घर लौटा, उसका दिमाग ख्यालों से भरा हुआ था। नाग टिब्बा की तलहटी की ओर जाने वाली ढलान वाली सड़क पर ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। उसने खिड़की खोली, इस उम्मीद में कि रात की हवा उसके दिमाग को शांत कर देगी। लेकिन तभी सड़क के दाईं ओर से, जंगल के किनारे की झाड़ियों से एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया, मेरी मदद करो। अर्जुन, मेरी मदद करो। आवाज साफ थी, इतनी साफ कि वह सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती थी। उसने जोर से ब्रेक मारा। टायर जोर से चीखे। कार जंगली घास से भरे एक खाली मैदान के ठीक सामने रुकी। उसने खिड़की से बाहर घूरा, अपनी सांस रोक ली। नैना? कोई जवाब नहीं। सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा, जो अपने साथ जले हुए मसालों की गंध ला रही थी। उसने खुद को कार से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। अपने फोन की लाइट से आसपास रोशनी की। घास धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर जमीन पर कुछ चमका। अर्जुन ने झुककर देखा।
एक गोल हरा मनका एक धागे से बंधा था, रुद्राक्ष माला का हिस्सा। वह उसे पहचान गया। यह नैना का था। उसने उसे कांपते हाथों से उठाया। उसकी नाक ने अचानक एक तेज गंध पकड़ी। घास की नहीं, मिट्टी की नहीं, बल्कि वही मीठी, मसालेदार गंध, बिल्कुल वैसी जैसे सूखे मटन को सुखाया जा रहा हो। और दूर, रोहन की फैक्ट्री की दिशा से एक मशीन के चलने की हल्की आवाज आ रही थी, जबकि आधी रात बीत चुकी थी। अगली सुबह मसूरी की पहाड़ियों पर धुंध की एक पतली चादर बिछी थी। अर्जुन खन्ना भारी सिर के साथ जागा। वह अब भी उस हरी रुद्राक्ष माला को पकड़े हुए था जो उसे कल रात जंगल के पास जमीन पर मिली थी। अंधेरे से आई वह आवाज, नैना की आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी, उसके दिमाग में एक गूंज की तरह घूम रही थी जो जाना नहीं चाहती थी। उसने मेज पर रखी माला को देखा। उसके मन के धूल से सख्त हो गए थे, लेकिन उनके बीच कुछ लाल भूरा सा चिपका हुआ था, जैसे सूखे मसालों के टुकड़े। अर्जुन ने उसे सूंघा और उसका शरीर अकड़ गया। यह परफ्यूम की खुशबू नहीं थी, यह सूखे मटन की गंध थी। अर्जुन ने घड़ी देखी। सुबह के 9 बज रहे थे। उसने अपनी कार स्टार्ट की और लैंडोर के इलाके में रोहन साहनी की फैक्ट्री की ओर बढ़ गया। वह फैक्ट्री चीड़ के पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी टिन की दीवारें बदरंग थी, छत पर जंग लगा हुआ था। गेट के सामने एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, साहनी का सूखा मटन, मसूरी का पारंपरिक जायका। गेट पर ताला लगा था, लेकिन अंदर से सुखाने वाली मशीन की हल्की आवाज आ रही थी। अर्जुन चिल्लाया, रोहन! मैं हूं, अर्जुन! कोई जवाब नहीं। उसने कुछ मिनट इंतजार किया। फिर सड़क के उस पार एक छोटे से घर से एक बूढ़ी औरत निकली। अर्जुन बेटा, उसकी आवाज बैठी हुई थी। मैं इला आंटी हूं, उस फैक्ट्री की पड़ोसन। अर्जुन ने सम्मान से सिर झुकाया। हाँ, आंटी। मैं नैना का भाई हूं। मैं बहुत समय से उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। क्या आपने उसे देखा है? इला आंटी ने एक लंबी सांस ली। बहुत समय हो गया, बेटा। आखिरी बार मैंने नैना बिटिया को करीब 1 महीना पहले देखा था। उसके बाद सिर्फ रोहन साहब ही अंदर बाहर आते जाते हैं। लेकिन कुछ अजीब है। उसने चिंता भरी आंखों से फैक्ट्री की ओर देखा। कई रातों को मुझे जलने की गंध आई, बहुत तेज, आम सूखे मटन जैसी नहीं, जैसे मांस जल रहा हो। मैंने एक बार रोहन साहब को रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी में एक बड़ी बोरी रखते हुए देखा था। मैंने पूछा, तो कहाँ की रसोई का कचरा है? लेकिन अगर कचरा था, तो इतनी सफाई से लपेटकर जंगल की तरफ क्यों ले गए? अर्जुन के शरीर में खून दौड़ गया। कौन सा जंगल, आंटी? वही लैंडोर वाला, नाग टिब्बा की ढलानों के नीचे। मैंने अक्सर उनकी कार की लाइटें उस तरफ जाते देखी हैं। अर्जुन ने उस फैक्ट्री को देर तक घूरा, फिर विदा ली। मन ही मन वह जानता था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। दोपहर में उसने अपने पुराने दोस्त हरीश मेहरा से मिलने का फैसला किया, जो एक खाद्य व्यवसायी था और उसकी भी मसूरी में सूखे मटन की फैक्ट्री थी। वे बिजनेस कम्युनिटी के जरिए एक दूसरे को जानते थे। जैसे ही हरीश ने रोहन का नाम सुना, उसने तुरंत अर्जुन को गहरी नजरों से देखा। मुझे उस आदमी पर लंबे समय से शक है, उसने सिगरेट जलाते हुए कहा। उसकी फैक्ट्री छोटी है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है।
मुझे पता है कि कच्चे मटन का भाव क्या है, और अगर वह अच्छा माल इस्तेमाल करता तो इतनी सस्ती कीमत पर बेचना नामुमकिन है। कुछ महीने पहले मैंने स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की थी, क्योंकि उसकी फैक्ट्री से अजीब गंध आती थी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसी गंध? जैसे सड़े हुए मांस को जलाने जैसी गंध, लेकिन ज्यादा तेज। मैंने एक बार रोहन के ट्रक को भोर में फैक्ट्री से निकलते देखा था, काली बोरियों से लदा हुआ। ड्राइवर ने कहा कि उसमें मटन की खालें हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वह खालें नहीं थी। वे बहुत भारी थी। अर्जुन चुप हो गया। ये सारे टुकड़े उसके दिमाग में एक भयानक तस्वीर बनाने लगे थे। जली हुई गंध, काली बोरियां, रात में सुनी आवाज। वह घूमते हुए दिमाग के साथ घर लौटा। रात में वह देहरादून में अपने किराए के घर के लिविंग रूम में बैठा था, मेज पर रखी हरी रुद्राक्ष माला को घूर रहा था। खिड़की से रात की हवा अंदर आई, बत्ती टिमटिमाने लगी और तभी रसोई से क्लिक की आवाज आई, जैसे ओवन का स्विच चालू किया गया हो। अर्जुन तन कर बैठ गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन हवा धीरे धीरे बदलने लगी। वही मीठी, मसालेदार गंध कमरे में भर गई, बिल्कुल सूखे मटन के मसालों जैसी। फिर एक हल्की, लेकिन दिल दहला देने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया, यहां बहुत गर्मी है। अर्जुन सन्न खड़ा रह गया। उसकी नजरें रसोई में रखे छोटे से इलेक्ट्रिक ओवन पर टिकी थी। उसकी लाइट जल रही थी, जबकि उसका प्लग निकला हुआ था। अंदर भूरा धुआं किसी गुबार की तरह घूम रहा था, और ओवन के शीशे पर एक औरत का अक्स उभरा। नैना साहनी का चेहरा। उसके होंठ जले हुए थे, उसकी चमड़ी सूखी पपड़ी जैसी दरक गई थी। मेरी मदद करो, भैया। अर्जुन ने चीखते हुए उस ओवन पर हमला कर दिया, जब तक कि वह बंद नहीं हो गया। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, तो रसोई अंधेरी और ठंडी थी। ओवन बंद था, उसका तार अब भी फर्श पर पड़ा था। वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय दरवाजे के कोने पर लगे एक लाल तरल की बूंद के। अगले दिन अर्जुन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पुलिस स्टेशन, उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय जाने का फैसला किया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, नैना का लापता होना, रोहन का बदलना, अजीब गंध, और यहाँ तक कि वे सपने और आवाजें जो उसे लगातार परेशान कर रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एक अधेड़ उम्र के अफसर जिनकी निगाहें तेज थी, उसे देर तक घूरते रहे। मिस्टर खन्ना, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमें सबूत चाहिए। आवाजें या सपने जांच का आधार नहीं बन सकते। बस उस फैक्ट्री की जांच कीजिए, अर्जुन चिल्लाया। मुझे यकीन है कि नैना कहीं नहीं गई। वह वहीं है, उस फैक्ट्री के अंदर। कमरा शांत हो गया। तभी कांस्टेबल ध्रुव, एक युवा पुलिसकर्मी जो कंप्यूटर के सामने बैठा था, धीरे से बोला, सर, शायद यहाँ कुछ है। सब उसकी ओर मुड़े। ध्रुव ने स्क्रीन पर एक डिजिटल नक्शा दिखाया। पिछले 2 महीनों में देहरादून जिले में 7 युवा महिलाओं के लापता होने की रिपोर्टें हैं। वे सभी आखिरी बार मसूरी के आसपास देखी गई थी, और उनके फोन के सिग्नल एक ही जगह पर गायब हुए। रोहन साहनी की सूखे मटन की फैक्ट्री के पास। इंस्पेक्टर विक्रम ने स्क्रीन को देखा, फिर अर्जुन की ओर मुड़े। उनकी नजरों में संदेह की जगह गंभीरता आ गई थी। ठीक है, मिस्टर खन्ना, हम आज रात कार्रवाई करेंगे। शाम ढलते ही रात हो गई। रोहन की फैक्ट्री के बाहर झींगुरों की आवाज गूंज रही थी।
सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी चुपके से फैल गए। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। इंस्पेक्टर विक्रम ने हाथ से इशारा किया। गेट को तोड़ दिया गया। धमाके की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। जैसे ही वे अंदर घुसे, गर्मी और मसालों की तेज गंध ने सबका स्वागत किया। फैक्ट्री की लाइटें जल रही थी। सुखाने वाली मशीन जोरों से घूम रही थी। लेकिन रोहन कहीं नजर नहीं आया। कांस्टेबल ध्रुव ने प्रोडक्शन टेबल की जांच की। उसने उस पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट टॉर्च की रोशनी डाली और वहां गहरे रंग के छोटे छोटे धब्बे उभर आए। सर, खून के छींटे, वह धीरे से बोला। इस बीच अर्जुन एक बड़ी बेलनाकार सुखाने वाली मशीन के सामने सन्न खड़ा था। मशीन हल्की आवाज कर रही थी। तापमान बहुत ज्यादा था। वह पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धातु का दरवाजा खोला। गर्म भाप का एक पतला बादल बाहर निकला, जिसमें मसालों और सूखे मांस की गंध थी। लेकिन लटकते हुए सूखे मटन के टुकड़ों के बीच कुछ अलग था। एक लंबा काला बाल, जो टांगने वाले तार से चिपका हुआ था। अर्जुन चीखा, यह नैना का है। नैना के बाल। इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत फोरेंसिक टीम को जगह सील करने का आदेश दिया। कमरे के एक कोने में उन्हें एक नाली मिली जिसमें गहरा भूरा तरल बह रहा था, और उस नाली के तल पर एक और हरी रुद्राक्ष का मनका पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अर्जुन के पास था। विक्रम ने कठोर चेहरे से अर्जुन की ओर देखा। लगता है आपके सपने सिर्फ सपने नहीं थे। बाहर मसूरी का आसमान काला पड़ने लगा था। पहाड़ों की ओर से बिजली कड़कने की आवाज आई, और दूर लैंडोर के जंगल के किनारे एक कार की हेडलाइट्स तेजी से गुजरी, पहाड़ों की ओर भागती हुई। पीछे धुएं की एक पतली लकीर छोड़ गई, जिसमें सूखे जले हुए मटन की गंध मिली हुई थी। अर्जुन जानता था कि वह रोहन है, और आज रात उसने कसम खाई कि वह उसका पीछा करेगा, चाहे इसके लिए उसे नर्क ही क्यों न जाना पड़े। नाग टिब्बा की तलहटी में रात की हवा घनी और चुभने वाली थी। धुंध नीचे उतर आई थी, जिसने लैंडोर के आसपास के चीड़ के जंगलों को ढक लिया था। वहां पुलिस की कार की लाइटें पेड़ों के बीच हल्की हल्की चमक रही थी, जो नम जमीन पर बिखरे प्लास्टिक के टुकड़ों से टकराकर परावर्तित हो रही थी। अर्जुन खन्ना इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के बगल में खड़ा था। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। वह जंगल के अंधेरे में घूर रहा था, जैसे किसी चीज के बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। यही वह जगह है, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज झींगुरों के शोर में लगभग डूब गई थी। सपने में नैना यहीं खड़ी थी। उसका आधा शरीर जमीन से बाहर था। वह रोते हुए उस जगह की ओर इशारा कर रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने उस दिशा में देखा जहां अर्जुन इशारा कर रहा था। एक बड़े चीड़ के पेड़ के नीचे जमीन का एक टुकड़ा, जो जंगली घास और कार के टायरों के निशानों से भरा था। उन्होंने इशारा किया, खोदना शुरू करो। फावड़ियों के साथ 3 अधिकारी काम पर लग गए। धातु के जमीन से टकराने की आवाज बार बार गूंज रही थी। हर वार एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था, जैसे किसी खाली ताबूत पर चोट की जा रही हो। 15 मिनट बाद एक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। सर, यहाँ कुछ है, एक अधिकारी चिल्लाया। सब पास आ गए। मिट्टी को सावधानी से हटाया गया, और कुछ काला सा उभरा। एक मोटी प्लास्टिक की बोरी का कोना, जो लाल रस्सी से बंधा हुआ था। जैसे ही उस रस्सी को काटा गया, आसपास की हवा तुरंत बदल गई।
सड़ांध की एक तेज गंध ने सबके चेहरों पर तमाचा मारा। कच्चे, सड़े हुए मांस और बासी सूखे मटन के मसालों का मिलाजुला घिनौनापन। एक अधिकारी ने बोरी को थोड़ा सा खोला और घबराकर पीछे हट गया। अंदर इंसानी हड्डियों के टुकड़े थे, कुछ पर अब भी काला पड़ा सूखा मांस चिपका हुआ था। अर्जुन चीख पड़ा। नैना, वह घुटनों के बल गिर गया, मिट्टी को मुट्ठी में भींच लिया। उसका शरीर कांप रहा था। दूसरे अधिकारियों ने और खोदना शुरू किया। दूसरी बोरी, तीसरी, सब एक जैसी थी। हड्डियां, बाल और फटे हुए कपड़े जिन पर अब भी लाल धब्बे थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी नाक ढकी। उनका चेहरा तन गया। अभी के लिए रुको। इस पूरे इलाके को सील कर दो। फोरेंसिक को भेजो। अर्जुन नहीं हिला। वह खाली नजरों से जंगल को घूरता रहा। उसके जहन में उसकी बहन की आवाज गूंज रही थी, मैं सूखे मटन के अंदर हूं। वे शब्द अब सपने नहीं थे। वे एक मरे हुए इंसान का आखिरी पैगाम थे। इस बीच मसूरी के दूसरी ओर रोहन साहनी की फैक्ट्री में फोरेंसिक टीम को और भी भयानक चीजें मिल रही थी। मसालों के भंडारण के लिए रखे गए धातु के ड्रमों में गहरे लाल रंग का गाढ़ा तरल पाया गया, जिसने मौके पर ही किए गए त्वरित परीक्षण में मानव प्रोटीन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कांस्टेबल ध्रुव ने ग्राइंडिंग मशीन की पिछली दीवार पर यूवी लाइट डाली और छोटे छोटे छींटों का एक पैटर्न उभरा, जैसे चिंगारियां। यह खून है, सर, और बहुत सारा। कोने में एक प्लास्टिक की थैली खुली पड़ी थी जिसमें सूखे मटन के टुकड़े थे जिनकी पैकिंग नहीं हुई थी। उन टुकड़ों के बीच एक टुकड़ा था जिसका रंग हल्का पीला था, मटन के मांस जैसा रेशेदार नहीं। फोरेंसिक टीम ने एक दूसरे को देखा, फिर सैंपल ले लिए। चिपचिपी लकड़ी की मेज पर एक तकनीशियन को मसालों के जार के नीचे एक छोटा मेमोरी कार्ड फंसा हुआ मिला। उसने उसे ध्रुव को दे दिया। उस युवा अधिकारी ने उसे लैपटॉप में डाला। स्क्रीन जल उठी। गुप्त जायका नाम का एक फोल्डर दिखाई दिया। इंस्पेक्टर विक्रम ने स्क्रीन को घूरा। उनके जबड़े भिंच गए। खोलो इसे। पहली तस्वीर। नहीं, एक वीडियो उभरा। 3 मिनट का। उसके अंदर रोहन साहनी खून से सना एप्रन पहने कटिंग टेबल के सामने एक बड़ा चाकू पकड़े हुए दिख रहा था। मेज पर कोई जानवर नहीं था। एक औरत का शरीर था, आधा सफेद कपड़े से ढका हुआ। कैमरा हिल रहा था, लेकिन यह इतना साफ था कि किसी का भी पेट उलट जाए। बंद करो, विक्रम तेजी से बोले। लेकिन अर्जुन, जो पीछे खड़ा था, काफी देख चुका था। वह फैक्ट्री से बाहर भागा, जमीन पर उल्टी करने लगा। उसके आंसू बलगम के साथ मिल गए। उसकी आवाज फट पड़ी। तुम जानवर हो, रोहन। तुम इंसान नहीं हो। उसी रात दिल्ली को एक आधिकारिक रिपोर्ट भेजी गई। रोहन साहनी को एक खतरनाक भगोड़ा घोषित कर दिया गया। मसूरी से बाहर जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए। लेकिन इस आपाधापी के बीच एक छोटा ट्रक ऋषिकेश की ओर जाने वाली पिछली सड़क पर एक चेकपॉइंट से निकलने में कामयाब रहा। ड्राइवर ने टोपी पहन रखी थी। उसका चेहरा मास्क से ढका था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह सोया न हो। पीछे के डाले में कुछ काली बोरियां धीरे धीरे हिल रही थी, जब भी पहिए किसी पत्थर से टकराते। ट्रक के अंदर रोहन डैशबोर्ड पर लगे छोटे शीशे को घूर रहा था। उस अंधेरे प्रतिबिंब में मानो नैना साहनी का पीला चेहरा उभरा। उसके होंठ फुसफुसाए, तुम्हें क्या लगता है, तुम नर्क से छिप सकते हो?
रोहन गुर्राया। उसने शीशे पर इतनी जोर से मारा कि वह चटक गया। चुप! लेकिन वह आवाज गायब नहीं हुई। पीछे से बोरियों के खिसकने की आवाज आई, जैसे उनके अंदर कुछ हिल रहा हो। रोहन ने रियरव्यू मिरर से देखा। एक बोरी धीरे धीरे हिल रही थी। उसने ट्रक को किनारे लगाया, पीछे का डाला खोला। बोरियां शांत थी, लेकिन उनमें से एक के अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, खटखट, जैसे कोई नाखून प्लास्टिक को खरोंच रहा हो। रोहन ने उसे जोर से लात मारी। चुप रह, कचरा! लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उस बोरी का कोना फट गया और दरार से एक हरी रुद्राक्ष का मनका निकलकर जमीन पर गिर गया। रोहन उसे जमे हुए चेहरे से देखता रहा। उसने उसे लात मारकर दूर किया, फिर वापस ट्रक में बैठ गया। लेकिन पूरे रास्ते बंद पड़े रेडियो के स्पीकर से एक औरत की हल्की सी आवाज आती रही, रोहन, तुम्हारा सूखा मटन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन मसूरी में अस्थायी पुलिस कमांड पोस्ट पर इंस्पेक्टर विक्रम को साइबर यूनिट से एक रिपोर्ट मिली। हमने रोहन के पुराने फोन के सिग्नल को ट्रैक किया है। वह कल रात थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुआ था। एक नया सिम इस्तेमाल कर रहा था। https://www.gogla.com/SARCH?FRENDSNIGHTS.com नाम की एक डेटिंग साइट एक्सेस कर रहा था। आखिरी लोकेशन ऋषिकेश। अर्जुन ने यह सुना और फौरन खड़ा हो गया। मैं साथ चलूंगा। नहीं, विक्रम ने सख्ती से कहा। यह एक खतरनाक ऑपरेशन है। प्लीज, सर। उसने मेरी बहन को मारा है। मुझे उसे पकड़े जाते वक्त उसका चेहरा देखना है। इंस्पेक्टर विक्रम ने अर्जुन की लाल और नफरत से भरी आंखों में देखा। आखिरकार उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम हमारे पीछे रहोगे। उस दोपहर 2 पुलिस जीपों का एक छोटा काफिला दक्षिण की ओर रवाना हुआ। ऋषिकेश के तट की ओर जाने वाले घुमावदार रास्तों पर आसमान में बादल छाए हुए थे। पूरे रास्ते अर्जुन चुप रहा, हाथ में उस हरी रुद्राक्ष माला को पकड़े हुए। उसे इतनी जोर से भींचा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। शाम होते होते वे ऋषिकेश के छोटे से शहर में पहुंचे। इंटेलिजेंस यूनिट ने गंगा किनारे एक सस्ते गेस्ट हाउस पर नजर रखी हुई थी। रिसेप्शनिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक संदिग्ध आदमी ने हाल ही में एक युवा महिला के साथ चेक इन किया था। उसने सबसे कोने वाला कमरा मांगा था, कमरा नंबर 12। इंस्पेक्टर विक्रम ने टीम तैयार की। याद रहे, टारगेट खतरनाक है। प्राथमिकता पीड़ित को जिंदा बचाना है। 3, 2, 1. कमरा नंबर 12 के दरवाजे पर जोर से हमला हुआ। कब्जे टूट गए। पुलिस अंदर घुसी। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। रोहन साहनी एक जवान लड़की के जिस्म पर सवार था। उसके हाथ लड़की के गले को घोंट रहे थे, जो लगभग बेहोश हो चुकी थी। पुलिस को देखते ही उसने एक ज़ख्मी जानवर जैसी आवाज निकाली और जोर से दबाने की कोशिश की। लेकिन एक रबर की गोली उसके कंधे पर लगी, जिसने उसे फर्श पर गिरा दिया। 2 अधिकारियों ने उसे दबोच लिया, तेजी से हथकड़ी लगा दी। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा उस आदमी को देख रहा था, जिसे वह कभी अपना साला कहता था, जो अब जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी आंखें जंगली और खून से भरी थी। रोहन ने अर्जुन को देखा। फिर वह टेढ़ी मुस्कान हंसा। जानना चाहते हो मेरे सूखे मटन का राज? वह फुसफुसाया। सबसे बेहतरीन जायका।
हमेशा पछतावे से भरे मांस से आता है। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे मुक्का मारना चाहा, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने उसका कंधा पकड़ लिया। अपने हाथ गंदे मत करो। कानून को इसे खत्म करने दो। बाहर नदी की हवा बह रही थी, जिसमें नमक और मसालों की हल्की गंध मिली हुई थी, जो अब भी रोहन के कपड़ों से चिपकी हुई थी। अर्जुन ने अंधेरी नदी को देखा और पहली बार उसे लगा कि नैना को अब सच में शांति मिल गई है। लेकिन दिल की गहराइयों में वह जानता था, जब भी हवा में सूखे मटन की गंध आएगी, वह हमेशा उस आवाज को दोबारा सुनेगा, मैं सूखे मटन के अंदर हूँ। उस रात उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय का पूछताछ कक्ष खामोश था। सफेद नियॉन लाइट धातु की मेज पर चमक रही थी, जो रोहन साहनी के चेहरे पर तीखी परछाइयां बना रही थी। उस आदमी के हाथों में हथकड़ियां थीं, बाल बिखरे हुए, कपड़े धब्बों से भरे थे, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। 8 हत्याओं के आरोप में पकड़े गए किसी व्यक्ति के लिए कुछ ज्यादा ही शांत। इंस्पेक्टर विक्रम उसके सामने बैठे, एक फाइल खोली। रोहन, हमारे पास तुम्हारी फैक्ट्री में इंसानी खून के सबूत हैं। मेमोरी कार्ड में वीडियो है। लैंडोर के जंगल में हड्डियां हैं। लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तुमने यह क्यों किया? रोहन खाली आंखों से दीवार को घूरता रहा। मुस्कुराने से पहले उसे कुछ सेकंड लगे। आप सबने उस सूखे मटन की गंध ली है ना? मीठी, मसालेदार, जीभ को ललचाने वाली। लेकिन आप नहीं जानते, सबसे अच्छा जायका उस मांस से पैदा होता है जो नाउम्मीद हो। विक्रम ने मेज पर कलम थपथपाई। साफ साफ बताओ। रोहन ने एक लंबी सांस ली। मैं पैदाइशी बुरा नहीं था। मैं मसूरी के बाजार में एक आम कसाई था। हर दिन खून, चाकुओं और गर्मी के साथ काम करता था, जब तक मैं नैना से नहीं मिला। उसने सिर झुकाया। उसकी आवाज बदल गई। वह फूड इंडस्ट्री के एक सालाना जश्न में आई थी। खूबसूरत, नर्म, लेकिन उसकी आंखें तेज थी, एक चाकू की तरह। मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। मैंने उससे शादी की, उसे सब कुछ दिया, घर, कार, फैक्ट्री। मुझे लगा कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुशी खरीद सकता हूँ। रोहन एक पल के लिए रुका, अपने हाथों को घूरने लगा। लेकिन पता चला कि पैसा वफादारी नहीं खरीद सकता। मुझे पता था कि उसकी जिंदगी में कोई और आदमी है। मैं अंधा बनने का नाटक करता रहा। लेकिन उस रात मैंने उसका पीछा किया। मैंने खुद उसे एक सस्ते से होटल में एक आदमी के साथ घुसते देखा। मैं 2 घंटे कार में बैठा रहा, और जब वे बाहर निकले, मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं बस ठंडा पड़ गया था, जैसे मेरे अंदर कुछ मर गया हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने टोका, और तुमने उसे उसी रात मार डाला। रोहन धीरे से हंसा। नहीं, मैंने इंतजार किया। मैं चाहता था कि वह खुद को महफूज महसूस करे। कुछ दिनों बाद मैंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, जबकि मैं हमारे घर के सामने वाले खाली घर में छिपा हुआ था। मैंने बेडरूम में कैमरा लगाया। मैं जानना चाहता था कि उसका धोखा कितना गहरा है। उसने पागलपन भरी निगाहों से विक्रम को देखा। मैंने सब कुछ देखा, उसका जिस्म, उसकी आवाज, उसकी हंसी, और सबसे ज्यादा तोड़ने वाली बात, उसका वह वाक्य था, वो आदमी सिर्फ पैसे वाला एक मोटा सुअर है। उसी पल मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। कोने में बैठे अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके जबड़े कांप रहे थे,
लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। रोहन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। उस रात मैं कमरे में घुसा। वह चीखी। उसने मिन्नतें की। लेकिन मुझे अपने सिर में बहते खून की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका गला दबाया। 1 मिनट, 2 मिनट, खत्म। पूछताछ कक्ष में सन्नाटा छा गया। सिर्फ रोहन की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। मैं डरा हुआ नहीं था। मैं बस उलझन में था। मुझे उसके शरीर का क्या करना चाहिए। और तब मेरी नज़र फैक्ट्री की कटिंग टेबल पर पड़ी। वहीं मुझे मेरा जवाब मिला। उसने सीधे विक्रम की आंखों में देखा। आप जानते हैं, इंसानी मांस और मटन जब पतले काटे जाते हैं और मीठे मसालों और सिरके में डुबोए जाते हैं तो उनमें फर्क करना लगभग नामुमकिन होता है। उनके रेशे एक जैसे होते हैं। मुझे पता था कि कच्ची गंध को कैसे छिपाना है। मैंने उसे लहसुन, धनिया और जावित्री में डुबोया। फिर उसे ओवन में सुखाया। परफेक्ट। अर्जुन अचानक खड़ा हो गया। बस करो। तुम पागल हो। लेकिन 2 अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। रोहन संतुष्टि से मुस्कुराया। मैं पागल नहीं हूं। मैं बस सबक सिखा रहा था। उसका मांस बर्बाद नहीं हुआ। लोगों ने उसे खाया, उसके जायके की तारीफ की। शायद उसके अपने परिवार ने भी चखा हो। यह इंसाफ था। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपने दांत भींचे। और बाकी 7 पीड़ित? उनका क्या गुनाह था? रोहन ने सीधे बत्ती की ओर देखा। नैना के बाद मैं हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन भूखा भी। मैंने उसके जैसी औरतों को ढूंढना शुरू किया। खूबसूरत, पैसे की भूखी, आसानी से बहल जाने वाली। मैं उनसे डेटिंग साइट्स पर मिलता था। वे अपनी मर्जी से मेरे घर आती थी। सब कुछ हो जाने के बाद मैं उन्हें उनका आखिरी तोहफा देता था, मेरे सूखे मटन के जायके में हमेशा के लिए जिंदा रहना। तुम उनके शरीर के बाकी हिस्सों को कैसे ठिकाने लगाते थे? मैं उन्हें नष्ट कर देता था। मुझे लैंडोर में एक सुनसान जगह पता थी। वहां की मिट्टी नरम थी, खोदना आसान था। मैंने हड्डियों को वहीं दफना दिया। कभी-कभी रात में मुझे ज़मीन से आवाजें आती थी, लेकिन मुझे लगा कि वह सिर्फ हवा है। इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें एहसास है कि तुमने जो किया वह इंसानियत की हदों के बाहर है? रोहन ने कंधे उचकाए। मैं सिर्फ मांस काट रहा था, इंस्पेक्टर। फर्क बस इतना है कि आप उसे इंसान कहते हैं और मैं उसे कच्चा माल कहता हूं। अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आवाज फट पड़ी। वह मेरी बहन थी। तुमने उसे खाना बना दिया। रोहन ने उसे सपाट नजरों से देखा। उसी ने यह मांगा था। उसने कहा था कि वह आजाद जिंदगी जीना चाहती है, सूरज की गर्मी में जलना चाहती है। मैंने बस अपने ओवन की गर्मी में उसे हमेशा के लिए जिंदा रहने में मदद की। विक्रम ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। बस। सभी अधिकारी चुप हो गए। रोहन सिर्फ मुस्कुराता रहा। इतना शांत, जैसे वह किसी पकवान की रेसिपी बता रहा हो। आप जानते हैं, सबसे विडंबना क्या है? उन्हें मारने के बाद मुझे हमेशा सूखे मटन की खुशबू आती थी। वह मीठी गंध मेरी चमड़ी से चिपक गई। कभी-कभी मुझे लगता है कि वे अब भी मौजूद हैं, मेरे रोंगटों में चिपकी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं।
बोलने के लिए। इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे देर तक घूरा, फिर खड़े हो गए। आज रात से इसे एकांत कोठरी, आइसोलेशन सेल में ले जाओ और सुनिश्चित करो कि वहां कोई भी धारदार चीज न हो। जब अधिकारी उसे बाहर ले जा रहे थे, रोहन अर्जुन की ओर मुड़ा। मुझे हर रात तुम्हारी बहन की आवाज सुनाई देती है, अर्जुन। वह अब भी तुम्हारा नाम पुकारती है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो उस फैक्ट्री में आना। सूखे मटन की गंध अभी तक गई नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन विक्रम ने उसका कंधा पकड़ लिया। रोहन धीरे से हंसा। कंक्रीट के गलियारे में उसकी हंसी ठंडी गूंज बनकर रह गई। जैसे ही कोठरी का दरवाजा बंद हुआ, विक्रम ने अर्जुन को देखा। तुम्हें मजबूत रहना होगा। कहानी यहाँ खत्म हो गई है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। मसूरी में हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जो अपने साथ मिट्टी और जले हुए मसालों की गंध ला रही थी। वह जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके दिमाग में नैना की आवाज अब भी हवा के झोंकों के बीच धीरे से फुसफुसा रही थी। भैया, यहाँ बहुत गर्मी है। उस रात मसूरी में जोरों की बारिश हो रही थी। लैंडोर की ओर जाने वाली सड़क चिकनी और धुंध से ढकी थी। अर्जुन खन्ना कांपते हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। बगल की सीट पर नैना साहनी की हरी रुद्राक्ष माला हर बार कार के गड्ढे से टकराने पर हिल रही थी। वह संगीत नहीं सुन रहा था, कुछ सोच नहीं रहा था, बस एक आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, उस फैक्ट्री में आना। रोहन की फैक्ट्री का गेट अभी भी पुलिस टेप से सील था, लेकिन ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोला हो। अर्जुन नीचे उतरा, टॉर्च जलाई। रात की हवा मसालों की तेज गंध से भरी थी, जैसे उस जगह को हाल ही में फिर से इस्तेमाल किया गया हो। उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा पीछे बंद कर दिया। मुख्य कमरे में बत्ती टिमटिमा रही थी। सभी मशीनें खामोश थीं, सिवाय एक के। कोने में रखा बड़ा ओवन धीरे धीरे कांप रहा था। उसकी इंडिकेटर लाइट लाल जल रही थी। अर्जुन पास गया। धातु की मेज पर एक खून से सना एप्रन पड़ा था, एक बड़ा चाकू और एक पुरानी तस्वीर, नैना और रोहन की शादी की तस्वीर। अर्जुन ने उस तस्वीर में अपनी बहन के चेहरे को देखा। उसकी मुस्कान नर्म थी, उसकी आंखें जिंदा थी। उसने फ्रेम के शीशे को छुआ, फिर ओवन की तरफ देखा। धातु का दरवाजा भाप से धुंधला था। उसने उसे धीरे से खोला। गर्म भाप का एक घना बादल बाहर निकला। नारंगी रोशनी में सूखे मटन के टुकड़े लटके हुए दिख रहे थे, धीरे धीरे झूल रहे थे। उन टुकड़ों के बीच कुछ चमका। अर्जुन ने उसे बाहर खींचा। एक छोटा सा हार, अर्धचंद्र के आकार का पेंडेंट, नैना का हार। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। पीछे से कदमों की आहट आई। वह तेजी से मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन कमरे के कोने से ग्राइंडिंग मशीन के पास बत्ती अपने आप जल उठी। मशीन धीरे धीरे घूमने लगी, जिससे धातु के रगड़ने की आवाज आने लगी। अर्जुन पास गया। लोहे की सतह पर एक औरत के चेहरे का हल्का प्रतिबिंब उभरा। लंबे बाल, पीली चमड़ी, काली धंसी हुई आंखें। नैना। उसके होंठ बिना आवाज किए हिले। फिर धीरे धीरे मशीन की दिशा से एक फुसफुसाहट उभरी। तुम आ गए, भैया। नैना। यह मैं हूं। आवाज दर्द भरी हो गई। वह रुका नहीं है, भैया। खून की गंध,
अभी तक गई नहीं है। फैक्ट्री की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। सिर्फ छत पर बारिश की आवाज बची थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। रोशनी ओवन की ओर गई, जो अब चौड़ा खुला था। अंदर से सफेद धुआं सांस की तरह बाहर निकल रहा था। फर्श पर गीले पैरों के निशान एक एक करके उभर रहे थे, जो पिछली दीवार की ओर जा रहे थे। अर्जुन उनके पीछे गया। वह दीवार एक आम दीवार जैसी लग रही थी, लेकिन जब उसने एक पैनल को दबाया तो क्लिक की आवाज आई। दीवार का एक हिस्सा खिसक गया, जिससे नीचे जमीन की ओर जाता एक संकरा गलियारा खुल गया। वहां का तापमान गर्म और घुटन भरा था। वह धातु की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके कदमों की गूंज उठी। नीचे गलियारा एक छोटे से कमरे में खत्म होता था। वहां एक लकड़ी की मेज, नोटबुक्स का एक ढेर और कुछ काली बोरियां थी। उनमें से एक फटी हुई थी। अंदर हड्डियां नहीं थी, बल्कि पतले सूखे मटन के दर्जनों टुकड़े थे, जो प्लास्टिक में लिपटे हुए थे, जिन पर लेबल लगा था, प्रीमियम सूखा मटन, नैना का स्पेशल जायका। अर्जुन घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखें जल रही थी। उसने एक पैकेट फाड़ा। अंदर सफेद कपड़े का एक छोटा टुकड़ा फंसा था। एक जाना पहचाना कपड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसू पसीने के साथ मिल गए। तभी उसके पीछे कुछ हिला। फर्श पर धातु के घिसटने की आवाज। अर्जुन पलटा। रोहन गलियारे के मुहाने पर खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे। टॉर्च की रोशनी में उसकी लाल आंखें चमक रही थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, अर्जुन, उसकी आवाज बैठी हुई थी। यह फैक्ट्री मेरी है। वह मेरी थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हटा। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तुम बाहर कैसे आए? रोहन धीरे से हंसा। कोई भी जेल उस आदमी को नहीं रोक सकती जो पहले ही सुन्न हो चुका हो। उन्हें लगा मैं पागल हूं, लेकिन मैं बस अपना काम खत्म करना चाहता था। अभी एक आखिरी जायका बाकी है, जो खून के रिश्ते से आता है। उसने एक लंबा, जंग लगा चाकू उठाया। अर्जुन पीछे हटते हुए मेज से टकरा गया। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ गीली धातु की आवाज आ रही थी। तुम जानते हो, जब मैंने उसे जलाया तो नैना रो रही थी, लेकिन जब उसकी चमड़ी सूख गई तो वह एक परफेक्ट सूखे मटन की तरह महक रही थी। अर्जुन ने चीखते हुए फर्श से एक लोहे की रॉड उठाई और रोहन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। चाकू छिटक गया। धातु की खनक गूंज उठी। रोहन गिर पड़ा, लेकिन फौरन उठ गया। वे फर्श पर गुत्थम गुत्था हो गए। उनके शरीर बोरियों के ढेर से टकराए। प्लास्टिक फट गया। सूखे मटन के टुकड़े बिखर गए। रोहन ने अर्जुन का गला दबाया। तुम इसका जायका जानना चाहते हो? बिल्कुल उसके जैसा। नर्म, मीठा। इससे पहले कि वह शब्द पूरा करता, अर्जुन ने अपनी जेब से हरी रुद्राक्ष माला निकाली और उसे रोहन के गले में लपेट दिया। उसने पूरी ताकत से खींचा। रोहन का मुंह खुला रह गया। उसका शरीर छटपटाया। और फिर वह शांत हो गया। उसकी सांस रुक गई। अर्जुन ने माला छोड़ी। वह फर्श पर गिर गया, हाँफ रहा था। आसपास ओवन अपने आप चालू होने लगे। उनकी बत्तियां टिमटिमाने लगी। गर्म हवा और मीठी गंध ने कमरे को फिर से भर दिया। खुली बोरियों से पतला धुआं उठने लगा, जो नैना साहनी के चेहरे का आकार ले रहा था।
उसकी आंखें नर्म थी। तुमने अपना वादा निभाया, भैया। अर्जुन रो पड़ा, उस धुंध को देखते हुए जो फीकी पड़ने लगी थी। मुझे माफ कर दो, नैना। वह चेहरा गायब हो गया। सिर्फ मसालों की गंध और बारिश की आवाज बची थी, जो अब धीमी हो रही थी। पुलिस कुछ मिनट बाद पहुंची। जब उन्होंने फैक्ट्री का अलार्म बजते हुए सुना, उन्होंने अर्जुन को फर्श पर बैठे पाया। रोहन का शरीर उसके बगल में पड़ा था, आंखें खुली हुई, बेजान। इंस्पेक्टर विक्रम ने भारी चेहरे के साथ उस जगह की जांच की। आखिरकार खत्म हुआ। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह उस बड़े ओवन को घूरता रहा जो अब पूरी तरह बंद था। अंदर सूखे मटन का आखिरी टुकड़ा अब भी लटक रहा था, जिससे गहरे लाल रंग का तेल टपक रहा था। वह जानता था, भले ही सब खत्म हो गया हो, वह गंध हमेशा के लिए उसकी चमड़ी से चिपकी रहेगी। जब वह फैक्ट्री से बाहर निकला, तो मसूरी में आसमान थोड़ा साफ होने लगा था। धुंध छंट गई थी, जिससे बारिश से भीगे चीड़ के पेड़ों की कतारें दिख रही थी। अर्जुन गेट के सामने रुका, अपनी आंखें बंद कर ली। उसने हवा को एक हल्की सी आवाज लाते हुए सुना, शुक्रिया, भैया। उसने अपने हाथ में हरी रुद्राक्ष माला को देखा, फिर उसे कसकर भींच लिया। उस सुबह नैना के लापता होने के बाद पहली बार अर्जुन कड़वाहट से लेकिन शांति से मुस्कुराया। मसूरी में सुबह ठंडी और सुनसान थी। सूखे मटन की उस फैक्ट्री से सफेद धुआं निकल रहा था, जो अब पुलिस टैप से भरी हुई थी। रोहन साहनी मर चुका था, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए यह केस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर विक्रम उस बड़े ओवन के सामने खड़े थे जो आंशिक रूप से झुलस गया था। सुनिश्चित करो कि सारे सबूत ले लिए गए हैं, उन्होंने सख्ती से कहा। फोरेंसिक टीम सूखे मटन के टुकड़े, खून के नमूने और तहखाने से मिली डायरी इकट्ठा कर रही थी। एक पन्ने पर रोहन की लिखावट में लाल स्याही से लिखा था, पहला मास प्यार का था, आखिरी मास उसके अपने खून का होगा। विक्रम ने उस डायरी को उदास चेहरे के साथ बंद कर दिया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जो दरवाजे के पास लोहे की कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। उस आदमी की आंखें खाली थीं, हाथ उसी हरी रुद्राक्ष माला को भींचे हुए थे। तुम्हें यकीन है वह सच में मर गया? अर्जुन ने धीरे से पूछा। हाँ, विक्रम ने जवाब दिया। मेडिकल रिपोर्ट साफ है। तुमने उसे मार डाला। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मेरा इरादा मारने का नहीं था, मैं बस उसे रोकना चाहता था। विक्रम ने गहरी सांस ली। तुमने वही किया जो किया जाना था। लेकिन एक अजीब बात है, हमें ओवन में जो आखिरी सूखे मटन के टुकड़े मिले हैं, उनमें इंसानी डीएनए नहीं है। मतलब, रोहन तुम्हारे आने से पहले फिर से कुछ पका रहा था, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि उसने किस चीज का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने फर्श को घूरा। तो वह एक आखिरी जायका बनाने में कामयाब रहा। लगता तो यही है। फोरेंसिक टीम का एक सदस्य पास आया। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था जिसमें अर्धचंद्र वाला हार और नैना का स्पेशल जायका लिखा एक लेबल का टुकड़ा था। उसने उसे अर्जुन को दे दिया। यह हमें धातु की मेज के नीचे मिला। लगता है रोहन ने कुछ पैकेट शहर से बाहर भेजने के लिए रखे थे। अर्जुन ने उस हार को भींच लिया। धातु अब भी ठंडी थी। उसने बुझे हुए ओवन को देखा और फुसफुसाया। आखिरकार तुम आजाद हो, नैना। कुछ दिनों बाद मसूरी के नरभक्षी सूखे मटन के मामले की खबरें
सभी टीवी चैनलों पर छा गईं। रोहन साहनी का नाम पूरे भारत में एक खौफ बन गया। लोगों ने अपनी सूखे मटन की फैक्ट्रियां बंद कर दी, इस डर से कि उनके उत्पादों पर शक न किया जाए। बाजारों में सूखा मटन लगभग बिकना बंद हो गया। मीठे मसालों की वह गंध जो कभी ललचाती थी, अब लोगों का जी मिचलाने लगी थी। अर्जुन यह खबर देहरादून में अपने छोटे से किराए के घर की खिड़की से देख रहा था। मेज पर हरी रुद्राक्ष माला रखी थी, उसका रंग फीका पड़ गया था। फैक्ट्री वाली रात के बाद से वह सो नहीं पाया था। अपने सपनों में वह हमेशा उसी गीले फर्श पर कदमों की आहट सुनता था और नैना की फुसफुसाहट। एक रात इंस्पेक्टर विक्रम एक नक्शा लेकर आए। लैब से नई रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा। तुम्हें यह देखना चाहिए। नक्शे के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट थी। ओवन में आखिरी बार मिले सूखे मटन के टुकड़ों में रोहन के अपने डीएनए का मिश्रण पाया गया था। अर्जुन उलझन में पड़ गया। क्या मतलब? उसने अपने ही मांस का इस्तेमाल किया? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, शायद यही वह आखिरी जायका था जिसकी वह बात कर रहा था। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसने आखिरकार खुद को ही खा लिया, वह बुदबुदाया। विक्रम ने उसका कंधा थपथपाया। केस बंद हो गया है, लेकिन याद रखना, इस तरह के ज़ख्म जल्दी नहीं भरते। दिल्ली वापस जाओ, अर्जुन। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। अर्जुन ने सिर्फ सिर हिलाया। लेकिन उस रात रवाना होने से पहले उसने एक आखिरी बार फैक्ट्री वापस जाने का फैसला किया। मसूरी का आसमान काला था। एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। फैक्ट्री अब एक मृत इमारत बन गई थी, धूल और खट्टी गंध से भरी हुई। अर्जुन दीवार की एक दरार से अंदर घुसा। उसने टॉर्च जलाई, शांत पड़े प्रोडक्शन रूम का मुआयना किया। ओवन के पास की दीवार पर रोहन के हाथ के निशान अब भी मौजूद थे, जो मसालों के धब्बों के साथ मिले हुए थे। अर्जुन कमरे के बीच में गया। चारों ओर देखा। सब खत्म हो गया, नैना, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी उसके हाथ की टॉर्च कांपी और बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। ओवन की दिशा से क्लिक की आवाज आई, जैसे स्विच अपने आप चालू हो गया हो। लाल इंडिकेटर लाइट फिर से जल उठी। ओवन धीरे धीरे कांपा। उससे गर्म हवा बाहर निकली। अर्जुन पीछे हटा। नहीं, यह नामुमकिन है। ओवन के अंदर से एक आवाज आई, भारी सांसों की आवाज। फिर एक फुसफुसाहट। तुमने अपना वादा निभाया, भैया। लेकिन खून की गंध अभी भी बाकी है। अर्जुन ने कांपते हुए ओवन के दरवाजे को घूरा। बची खुची हिम्मत के साथ वह पास गया और उसे धीरे से खोला। लाल रोशनी के अंदर कोई मांस नहीं था, सिर्फ काली राख थी। और उसके ऊपर एक गीला बाल चिपका हुआ था, जो हरा चमक रहा था। उसके सिरे पर रुद्राक्ष के मनके का रंग था। ओवन अचानक बंद हो गया। जली हुई गंध गायब हो गई, उसकी जगह ठंडी हवा ने ले ली। अर्जुन ने उस राख को देर तक घूरा, फिर धातु का दरवाजा बंद कर दिया। आराम करो, वह फुसफुसाया। वह फैक्ट्री से बाहर निकला जब भोर होने लगी थी। मसूरी में धुंध धीरे धीरे छंट रही थी। पक्षी फिर से चहचहाने लगे थे। लेकिन दूर पहाड़ों की ओर से हवा अपने साथ एक बहुत ही जानी पहचानी मीठी, मसालेदार गंध लेकर आई।
जले हुए सूखे मटन की गंध। अर्जुन ने चलना बंद कर दिया। उसने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद कर ली, और एक पल के लिए उसने हवा के झोंकों के बीच नैना साहनी की हल्की सी हंसी सुनी। अब और कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी। हवा में चिपकी मसालों की गंध थी, और यह एहसास था कि कुछ जख्म कभी भी पूरी तरह नहीं सूख सकते। एक हफ्ता बीत गया। रोहन की फैक्ट्री को स्थायी रूप से सील किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके को बंद कर दिया। लेकिन हर रात आसपास के निवासी अब भी उस इमारत की दिशा से आते हुए जले हुए सूखे मटन की गंध महसूस करते थे। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रोहन की आत्मा अब भी भटक रही है, हर बार बारिश होने पर ओवन जलाती है। अर्जुन खन्ना दिल्ली वापस आ गया था। उसने फिर से काम करने की कोशिश की, सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग कभी शांत नहीं हुआ। जब भी वह मीठे मसालों या भुने हुए मांस की गंध सूंघता, उसका शरीर कांप जाता। सपने में वह हमेशा खुद को फैक्ट्री के उस तहखाने में पाता, अंधेरे में रोहन को हंसते हुए सुनता। एक रात उसका फोन बजा। अनजान नंबर। अर्जुन ने सावधानी से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ की आवाज भारी और कांपती हुई थी। मैं विक्रम बोल रहा हूं। हमें अभी-अभी एक रिपोर्ट मिली है। मसूरी में एक घटना हुई है। अर्जुन फौरन खड़ा हो गया। क्या हुआ? उस फैक्ट्री में सफाई परियोजना के 2 कर्मचारी मृत पाए गए। उनकी चमड़ी आंशिक रूप से जली हुई थी, लेकिन मौके पर आग का कोई निशान नहीं था। और अजीब बात यह है कि उनके शवों के पास फर्श पर मीठी चटनी से लिखा हुआ था, जायका अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने फोन को कसकर पकड़ लिया। मैं आज रात वहां आ रहा हूं। अर्जुन, सुनो, यह अब तुम्हारा काम नहीं रहा। यह शुरू से ही मेरा मामला था। उस रात अर्जुन एक बार फिर लैंडोर की ओर जाने वाली सड़क पर था। पहाड़ की हवा अपने साथ वही मीठे मसालों की गंध ला रही थी। फैक्ट्री में पुलिस स्टेप टूटी हुई थी। उसने सावधानी से कदम रखते हुए उसे पार किया। अंदर मुख्य कमरे में 2 मजदूरों के खून के निशान अभी तक पूरी तरह सूखे नहीं थे। दीवारें कालिख जैसे काले धब्बों से भरी थी। कोने में रखा बड़ा ओवन बंद था, लेकिन उसकी लाल बत्ती धीरे-धीरे जल रही थी, जबकि बिजली के सारे स्रोत काट दिए गए थे। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। रोहन, तुम मर चुके हो, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। तुम्हें और क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं, बस मशीन की एक हल्की सी भिनभिनाहट। वह तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जहां से सारे बुरे सपने शुरू हुए थे। वहां कमरा पहले से ज्यादा नम लग रहा था। मेज पर रोहन की वह डायरी, जिसे पुलिस ले गई थी, फिर से प्रकट हो गई थी। आखिरी पन्ने पर खुली हुई लाल स्याही अभी भी ताजा थी। लिखावट अलग थी, ज्यादा जल्दबाजी में। मैं मरा नहीं हूं। मैं जायके के साथ एक हो गया हूं। जो कोई भी ओवन खोलेगा, वह मुझे चखेगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। वह एक बात जानता था, उस ओवन को नष्ट करना ही होगा। वह वापस ऊपर चढ़ा, इस्तेमाल करने लायक कुछ ढूंढने लगा। कोने में गैसोलीन का एक आधा भरा जेरीकेन था। उसने उसे खोला। तीखी गंध हवा में भर गई। उसने पूरे फर्श पर गैसोलीन डाला, फिर उस बड़े ओवन के सामने खड़ा हो गया, जो अब भी धीरे-धीरे कांप रहा था। उसके दिमाग में
नैना की आवाज फिर से उभरी, भैया, उसे वापस मत आने देना। अर्जुन ने एक माचिस जलाई। तीली के सिरे पर छोटी सी लौ कांप उठी। यह तुम्हारे लिए है, नैना। लेकिन इससे पहले कि आग फर्श को छूती, ओवन का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ अपने आप खुल गया। सफेद भाप तेजी से बाहर निकली, जिसने रोहन की परछाई को उजागर किया, जो अंदर खड़ा था। चमड़ी झुलसी हुई, आंखें खाली, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें लगा आग जायके को खत्म कर सकती है? अर्जुन लड़खड़ाकर पीछे हटा। भाप ने उसे घेर लिया। वह जिंदा चीज की तरह गर्म थी। रोहन की परछाई ने बाहर कदम रखा। हर कदम फर्श पर एक झुलसा हुआ निशान छोड़ रहा था। मैं खुद सूखा मटन बन चुका हूं। मैं हवा में हूं। उस गंध में जिसे तुम सांस के साथ अंदर ले रहे हो। अर्जुन ने चीखते हुए माचिस फेंक दी। आग तुरंत भड़क उठी। पूरे कमरे में तेजी से फैल गई। रोहन ने उस आग को बिना किसी डर के देखा। उसका शरीर पिघलने लगा, लेकिन वह फिर भी हंसता रहा। तुम बस मुझे और खुशबूदार बना रहे हो, अर्जुन। असहनीय गर्मी ने अर्जुन की चमड़ी जला दी। वह दरवाजे की ओर भागा। उसे जोर से लात मारी। पीछे एक छोटा धमाका हुआ। उसके बाद ऊंची लपटें उठीं, जिसने पूरी फैक्ट्री को निगल लिया। वह छत गिरने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब रहा। रात का आसमान लाल हो गया था, और उस धधकती आग के अंदर से एक सिहरन भरी आवाज आ रही थी, जैसे मांस जल रहा हो। उस आवाज के बीच हल्की सी एक औरत की फुसफुसाहट उभरी। बस, बहुत हो गया, भैया। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन चेहरा शांत था। उसने उस फैक्ट्री को ढहते हुए देखा। आग आसमान को चूम रही थी। सूखे मटन की वह भयानक गंध अब गायब हो गई थी। उसकी जगह जली हुई धातु की गंध ने ले ली थी। कुछ घंटों बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। इंस्पेक्टर विक्रम भी उनके साथ थे। अविश्वास भरी नजरों से मलबे को घूर रहे थे। तुम ठीक हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। सब खत्म हो गया। विक्रम ने उस राख को देखा जो अभी भी सुलग रही थी। लेकिन यह देखो। उसने ओवन की बची हुई दीवार की ओर इशारा किया। वहां झुलसी हुई धातु पर उभरे हुए अक्षर अभी भी साफ दिख रहे थे। आखिरी जायका। अर्जुन ने उसे देर तक देखा। रहने दो। यह इस बात का निशान है कि आग ने उसे खा लिया। आग लगने के कुछ हफ्तों बाद फैक्ट्री को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। वह जमीन अब खाली थी, सिर्फ काली नींव बची थी। फिर भी स्थानीय लोग उस जगह से बचते रहे। वे कहते थे कि हर बार जब बारिश होती है, तब भी उन्हें मीठे मसालों की गंध आती है। और कभी-कभी फैक्ट्री की पुरानी जमीन के नीचे से ओवन के चलने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन फिर कभी वहां नहीं लौटा। वह मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में चला गया। एक छोटी सी दुकान खोली, सादा जीवन जीने लगा। लेकिन हर रात सोने से पहले वह धूप जलाता और अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता। एक बार एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। उसने थोड़ी कॉफी पी और कहा, जायका अजीब है लेकिन अच्छा है। ज़बान पर हल्का सा कड़वापन है, लेकिन इसकी लत लग जाती है। यह कोई खानदानी नुस्खा है क्या? अर्जुन ने उसे देर तक घूरा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, यह यादों का जायका है।
और जब वह ग्राहक चला गया तो उसने दुकान की बत्तियां बुझा दी। रात के आसमान को घूरने लगा। मीठे मसालों की हल्की गंध ने फिर से उसकी नाक को छुआ। लेकिन इस बार यह डरावना नहीं था। यह सिर्फ याद दिला रहा था कि हर पाप, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, आखिरकार अपने वक्त की आग में जल ही जाता है। दूर मसूरी की दिशा से हवा का एक झोंका आया। वह अपने साथ एक हल्की सी आवाज लाया जो सिर्फ अर्जुन ही सुन सकता था। भैया, बस, बहुत हो गया। आग लगने के 2 महीने बाद रोहन की फैक्ट्री की जमीन को किसी ने नहीं छुआ था। सरकार ने उसे खाली जमीन बनाने की योजना बनाई, लेकिन जब भी भारी मशीनें लाई गईं, वे अचानक बंद हो गईं। जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें रोक रहा हो। स्थानीय लोग उस जगह को खून के जायके वाली जमीन कहने लगे। अर्जुन खन्ना मध्य प्रदेश के छोटे से शहर में सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली थी। वह हर दिन नैना के बारे में एक डायरी लिखता, अपनी बहन को वैसे याद करने की कोशिश करता जैसी वह पहले थी, न कि उस भूत की तरह जिसने उसे परेशान किया था। लेकिन यह शांति बहुत नाजुक थी। कभी-कभी जले हुए सूखे मटन की गंध रात की हवा में आ जाती, दीवारों को भेदती हुई और उसे सुबह तक जगाए रखती। एक रात एक अनजान मेहमान उसकी दुकान पर आया। चमड़े की जैकेट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी। उसका चेहरा टोपी से ढका था। उसने एक ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया और चुपचाप बैठ गया। अर्जुन ने उसके हाथों पर ध्यान दिया, जो जलने के निशानों से भरे थे। आप कहाँ से आए हैं? अर्जुन ने धीरे से पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। मसूरी से। अर्जुन चुप हो गया। अब भी लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं। कभी-कभी कुछ लोग पुराना जायका ढूंढने आते हैं। उस आदमी ने कॉफी की चुस्की ली, फिर अपनी जेब से एक प्लास्टिक का पैकेट निकाला। अंदर सूखे मटन का एक टुकड़ा था। रंग गहरा काला, गंध तीखी। कहते हैं यह फैक्ट्री के मलबे से मिला है। क्या तुम इसे चाहोगे? अर्जुन जम सा गया। तुम्हें यह कहाँ से मिला? एक मजदूर को खुदाई के दौरान मिला था। उसने कहा कि उसे एक छोटा ओवन मिला जो अभी भी सही सलामत था। और अंदर यह था। जिसने भी इसे चखा, उसने कहा कि इसका जायका अजीब है, जैसे जिंदा हो। अर्जुन ने उस टुकड़े को घूरा। फेंक दो इसे, यह खाना नहीं है। वह आदमी धीरे से हंसा। तुम इसका जायका नहीं जानना चाहोगे? क्या पता यह जायका तुम्हारी बहन का हो। इस वाक्य ने अर्जुन को खड़ा कर दिया। तुम हो कौन आखिर? उस आदमी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं बस एक जिज्ञासु बावर्ची हूं। लेकिन मैंने सुना है कि रोहन के सूखे मटन का जायका अभी मरा नहीं है। कभी-कभी वह जायका एक नई ज़बान चुनता है। वह खड़ा हुआ, मेज पर पैसे छोड़े और रात में बाहर चला गया। अर्जुन ने उस सूखे मटन के पैकेट को कांपते हाथों से उठाया। वह उसे फेंकना चाहता था, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक लिया। वह उस काले टुकड़े को देर तक घूरता रहा। फिर उसे रसोई में ले गया, एक प्लेट से ढक दिया। उस रात बारिश हुई, बिजली कड़की। बिना किसी कारण के मीठे मसालों की गंध उसके घर में भर गई। अर्जुन ने खिड़की बंद की, लेकिन गंध और तेज होती गई। उसने रसोई की ओर देखा। वह प्लेट, जो सूखे मटन को ढके हुए थी, धीरे-धीरे हिल रही थी। अर्जुन पास गया।
धीमी रोशनी में वह सूखे मटन का टुकड़ा धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे जिंदा मांस हो। वह पीछे हटा, उसकी सांस अटक गई। रसोई की दिशा से रोहन की फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। मैंने कहा था ना अर्जुन, जायका मर नहीं सकता। प्लेट टूट गई। वह सूखे मटन का टुकड़ा फर्श पर गिर गया। और फिर वह अपने आप जल उठा, एक छोटी सी नीली लौ के साथ। उसका धुआं घूमने लगा, जिसने रोहन का चेहरा बनाया, आधा जला हुआ, ठंडी मुस्कान के साथ। तुम्हें लगा आग मुझे खा सकती है? जायका याददाश्त होता है। अर्जुन पीछे हटा, पानी की एक बाल्टी ली और उस पर डाल दी। लेकिन आग नहीं बुझी। जले हुए मांस की गंध कमरे में भर गई। फर्श चटकने लगा और दरारों से गहरा लाल तरल बाहर निकलने लगा। फुसफुसाहटों की आवाज बढ़ गई, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। अर्जुन चिल्लाया, सूखे मटन के उस टुकड़े को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आग तुरंत बुझ गई। वह गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें उखड़ी हुई थी। कुछ देर बाद घर फिर से शांत हो गया। लेकिन बाहर बारिश अब भी वही गंध ला रही थी, जले हुए सूखे मटन और खून की गंध। अगले दिन अर्जुन ने अपना सामान बांधा। उसने दुकान बंद कर दी। बिना किसी को बताए वह शहर छोड़ गया। वह पूर्व की ओर चला गया, एक ऐसी जगह की तलाश में जो और भी दूर हो, एक ऐसी जगह जहां मसालों की गंध और यादें न हों। लेकिन जाने से पहले उसने उस सूखे मटन के टुकड़े को घर के पीछे दफना दिया। उसके ऊपर एक छोटा पत्थर और वह हरी रुद्राक्ष माला रख दी। कुछ हफ्तों बाद वह घर खाली था। पड़ोसियों ने बताया कि कभी-कभी रातों को रसोई में एक छोटी सी नीली रोशनी जलती हुई दिखती है। आग नहीं होती, लेकिन आसपास की हवा हमेशा गर्म और मीठी महकती रहती है। शहर से बाहर जाने वाली लंबी सड़क पर अर्जुन एक पहाड़ी पर थोड़ी देर रुका। वहां हवा दूर से एक हल्की सी आवाज ला रही थी, रोहन की हंसी, जो नैना की फुसफुसाहटों के साथ मिली हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर जायका मर नहीं सकता तो उसे मैं ही रखूंगा। उसने अपनी हथेली खोली। वहां जलने का एक छोटा सा निशान अब भी था। उसका आकार सूखे मटन के एक दाने जैसा दिखता था। अर्जुन ने उसे कसकर बंद कर लिया और सुबह के सूरज की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद बाजार में रोहन के नाम का कोई सूखा मटन नहीं बिका। लेकिन जब भी मसूरी में सूखा मौसम आता, हवा में अब भी एक मीठी गंध आती, जिसका स्रोत पता नहीं चलता। और जो कोई भी उसे बहुत देर तक सूंघ लेता, वह हमेशा अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनने का दावा करता। नर्म लेकिन ठंडी, जायका अभी खत्म नहीं हुआ है। 1 साल बीत गया। अर्जुन खन्ना शहर दर शहर भटकता रहा। उन सभी जगहों से बचता रहा जहां सूखा मटन बिकता था। उसने अब दुकान नहीं खोली, वह किसी भी मसाले के पास नहीं जाना चाहता था। लेकिन हर रात जब पश्चिम से हवा चलती, वह अब भी उस मीठी गंध को सूंघ सकता था। एक सुबह अर्जुन को एक गुमनाम खत मिला। लिफाफे के अंदर मसूरी में उस फैक्ट्री की जमीन की सिर्फ एक तस्वीर थी, और बीच में एक छोटा सा पत्थर का स्मारक खड़ा था जिस पर लाल पेंट से लिखा था, आखिरी जायका फिर से जिंदा हो गया है। तस्वीर के नीचे एक पता और आज की तारीख थी। उसने उस खत को देर तक घूरा। फिर
न जाने जिज्ञासा के कारण या उस अपराध बोध के कारण जो अभी तक गया नहीं था। वह मसूरी जाने वाली बस में बैठ गया। जब वह पहुंचा तो फैक्ट्री की जमीन सूखी और चहफज हुई लग रही थी। वहां तस्वीर जैसा कोई पत्थर का स्मारक नहीं था, सिर्फ जली हुई दीवारों के अवशेष और जंग लगी धातु थी। लेकिन जैसे ही उसने बीच में कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कांप उठी। जमीन की दरारों से गर्म भाप और मसालों की गंध बाहर निकली। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उस दरार के अंदर से कुछ भूरे रंग का बाहर निकला। सूखे मटन का एक टुकड़ा, सूखा और धुआं देता हुआ। उसने उसे उठाया। उसकी गर्मी अजीब थी, जैसे वह अब भी जिंदा हो। जब उसने उसे घूरा तो उसकी सतह पर छोटे अक्षरों में नैना खुदा हुआ उभरा। अचानक हवा रुक गई। सारी आवाजें गायब हो गई। उसके सामने नैना की परछाई उभरी। लंबे बाल, चेहरा पीला, शरीर जलने के निशानों से भरा। वह चुपचाप खड़ी उसे घूर रही थी। नैना, अर्जुन की आवाज कांप गई। उसे वापस मत आने दो, भैया। उसकी आवाज धीमी थी। वह जायका जमीन के साथ एक हो गया है। जब तक यह जमीन रहेगी, वह फिर से जिंदा होगा। इसे कैसे रोकूं? नैना ने चारों ओर देखा। इसे जला दो, जब तक कुछ भी न बचे। हवा की दिशा बदल गई। जमीन के दूसरी ओर से 3 खनिक फावड़ियों के साथ उभरे। उन्होंने अर्जुन को नहीं देखा, सीधे जमीन खोदने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, साहब, यहाँ सूखा मांस है। उन्होंने एक छोटी सी काली बोरी उठाई। अर्जुन उनकी ओर भागा। उसे मत खोलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बोरी फट गई और अंदर से गाढ़ा सफेद धुआं बाहर निकला। खनिकों ने अपनी नाक ढकी, लेकिन वह मीठी गंध तुरंत हवा में भर गई। एक खनिक जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ऐंठने लगा। उसकी चमड़ी पर फफोले पड़ने लगे, जैसे उसे गर्म तेल ने छू लिया हो। अर्जुन ने उस बोरी को वापस गड्ढे में लात मारी, माचिस निकाली और आग लगा दी। जमीन जल उठी, लेकिन आग का रंग गहरा लाल हो गया, जैसे उबलता हुआ खून। नैना की आकृति धीरे धीरे धुंध में ओझल होने लगी। उसकी मुस्कान हल्की थी। अब वह सच में मर गया है। एक छोटा धमाका हुआ। जमीन धंस गई। अर्जुन कई मीटर नीचे गिर गया। उसका शरीर पत्थरों से टकराया। जब उसने आंखें खोलीं, तो सब कुछ शांत हो चुका था। आसपास की जमीन काली जल चुकी थी। खनिक बेहोश थे, लेकिन जिंदा थे। उस बड़े गड्ढे से राख निकल रही थी, जो हल्की धूल की तरह घूम रही थी, फिर हवा में उड़कर गायब हो गई। अर्जुन उसे बिना आवाज किए देखता रहा। वह जानता था, रोहन हमेशा के लिए खत्म हो गया था। पुलिस उस शाम पहुंची, जब उन्हें फैक्ट्री की पुरानी जगह पर छोटे धमाके की सूचना मिली। इंस्पेक्टर विक्रम, जो अब पदोन्नत हो चुके थे, अर्जुन के पास आए। तुम फिर यहाँ? उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा। मैं बस यह पक्का करने आया था कि सब खत्म हो गया है। विक्रम ने जली हुई जमीन को देखा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। लेकिन सच कहूं, अर्जुन, क्यों जब भी तुम यहाँ आते हो, यह जगह जल उठती है? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उस गड्ढे की ओर देखा। शायद क्योंकि वह जायका हमेशा मुझे ढूंढता था। विक्रम ने उसका कंधा थपथपाया। तुम घर जाने के लिए आजाद हो।
कोई इल्जाम नहीं है। लेकिन अब सब भूल जाओ। मसूरी शांति चाहता है। उस रात अर्जुन सड़क के किनारे बैठा उस मलबे को घूर रहा था जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उसके हाथ में अब भी सूखे मटन का वह छोटा टुकड़ा था जो उसने धमाके से पहले उठाया था। उसने उसे एक बार फिर देखा, फिर उसे बची हुई आग में फेंक दिया। अंगारों की लाल रोशनी उसके चेहरे पर चमकी। उस रोशनी में उसने नैना की परछाई को दूर जाते देखा। उसके बाल लहरा रहे थे। अब कोई ज़ख्म नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे धीरे धुंध की ओर बढ़ती गई और गायब हो गई। अर्जुन खड़ा हुआ। अब सूखे मटन की कोई गंध नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी। बस गीली मिट्टी की गंध और पहाड़ से आती ठंडी हवा थी। वह जानता था कि इस बार सब कुछ सच में खत्म हो गया था। जब उसने उस जमीन से कदम बाहर निकाले तो आसमान में चांद निकल आया, पूरा और गोल। उसकी रोशनी में फैक्ट्री की जमीन शांत दिख रही थी। लेकिन अगर करीब से देखा जाता तो उसकी सतह पर अभी भी एक हल्की सी खरोंच थी, लगभग मिट चुकी। जायका कभी नहीं मरता। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पहाड़ी से नीचे उतर गया, मसूरी को आखिरी बार छोड़कर। मसूरी में उस धमाके के 2 साल बाद रोहन की फैक्ट्री की जमीन अब एक छोटा सा जंगल बन गई थी। जंगली घास ने जली हुई दीवारों के अवशेषों को ढक लिया था। लोगों ने अब उस ओर जाना बंद कर दिया था। अर्जुन खन्ना अब वाराणसी में रहता था। वह एक छोटी सी कार्यशाला में काम करता था। शांत जिंदगी। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी मेज पर सिर्फ एक निजी चीज थी, एक कांच के बक्से में रखी वह हरी रुद्राक्ष माला। हर रात कार्यशाला बंद करने से पहले वह नैना साहनी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता। उम्मीद करता कि उसकी बहन की आत्मा को सच में शांति मिल गई हो। एक दोपहर एक ग्राहक एक पुरानी मोटरबाइक ठीक करवाने आया। उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा, एक युवा चेहरा और विनम्र मुस्कान दिखाई। अर्जुन जी, मैंने सुना है कि आप पहले मसूरी में रहते थे। अर्जुन ने संक्षिप्त सिर हिलाया। बहुत समय पहले। क्यों? उस युवक ने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला। मुझे यह अभी अभी दिल्ली के एक पुराने बाजार से मिला है। कहते हैं यह उस जली हुई पुरानी फैक्ट्री का सूखा मटन है। क्या आप देखना चाहेंगे? अर्जुन फौरन खड़ा हो गया। उसकी आंखें तेज हो गई। इसे मत खोलो। युवक चौंक गया। क्यों, सर? मैं तो बस जानना चाहता था। अर्जुन ने वह पैकेट छीन लिया, उसे फाड़ा और देखा। अंदर गहरे लाल रंग का एक छोटा सा सूखा मांस का टुकड़ा था। उसकी सतह पर आर अक्षर के आकार का जलने का निशान था। तुम्हें यह ठीक ठीक कहाँ से मिला? दुकानदार ने कहा कि यह फैक्ट्री की पुरानी जमीन से मिला है। उसने कहा कि वहां की जमीन से फिर से मीठी गंध आने लगी है। बहुत से लोग इसे संग्रह करने के लिए वहां जा रहे हैं। अर्जुन ने उस टुकड़े को देर तक घूरा, फिर उसे वापस कसकर लपेट दिया। इसे जला दो। इसे मत रखना। और इसे कभी चखना मत। युवक उलझन में पड़ गया। लेकिन क्यों, सर? अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वह जायका खाना नहीं है। वह एक श्राप का अवशेष है। युवक ने घूंट निगली, फिर धीरे से सिर हिलाया। वह बिना ज्यादा बात किए चला गया। अर्जुन ने उस सूखे मटन के पैकेट को अपने हाथ में घूरा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था।
वह जानता था कि कुछ अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रात में अर्जुन उस पैकेट को कार्यशाला के पीछे गंगा किनारे ले गया। उसने एक छोटी सी आग जलाई और सूखे मटन के उस टुकड़े को उसमें फेंक दिया। आग एक पल के लिए हरी हो गई, फिर बिना किसी अवशेष के बुझ गई। अचानक हवा तेजी से चलने लगी, धूल का एक बवंडर बन गया और उस हवा के अंदर से एक औरत की धीमी आवाज आई, शुक्रिया भैया। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। वह आवाज अब डरावनी नहीं थी, वह शांत थी, जैसे विदाई का पैगाम हो। वह घुटनों के बल बैठ गया, रात के आसमान को घूरने लगा और सालों बाद पहली बार उसने अपना सीना हल्का महसूस किया। अगली सुबह उसने कार्यशाला जल्दी बंद कर दी और इंस्पेक्टर विक्रम को एक छोटा सा खत लिखा। सब खत्म हो गया है, अब खून से कोई जायका जिंदा नहीं होगा। मसूरी शांत रह सकता है। उसने वह खत भेज दिया। फिर वह कुछ दिनों के लिए शहर से गायब हो गया। कुछ महीने बीत गए। देहरादून के स्थानीय अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। मसूरी में सूखे मटन की फैक्ट्री की जमीन पर आखिरकार एक स्मारक पार्क बनाया गया था। पार्क के बीच में एक साधारण सा पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, उन 8 खोई हुई आत्माओं के लिए और उस एक जायके के लिए जिसे हमेशा के लिए दफना दिया गया। जब से वह पार्क बना, वहां फिर कभी मीठे मसालों की गंध नहीं आई, न ही पहाड़ की हवा से कोई फुसफुसाहट। वाराणसी में किसी ने अर्जुन को दक्षिण के घाट पर बैठे उदास नदी को देखते हुए देखा। उसने सादे कपड़े पहने थे, बाल आंशिक रूप से सफेद हो गए थे। जब लहरें आईं, तो उसने अपनी हथेली खोली। वहां नैना की रुद्राक्ष माला का एक हरा मनका अब भी था। उसने उसे नदी में फेंक दिया और फुसफुसाया, सो जाओ नैना, दुनिया अब साफ हो गई है। लहरों ने सारी आवाजों को ढक लिया। सूरज पश्चिम में धीरे धीरे डूब गया और उस आखिरी रोशनी के साथ वह गंध, जिसने मसूरी को सालों तक परेशान किया था, हमेशा के लिए गायब हो गई।